कहानी की शुरुआत साल 1247 के एक भयंकर तूफान से होती है। वेनराइट नाम की एक औरत खाने की तलाश में घने जंगल में भटक रही है। एक पुरानी झाड़ी से कुछ जामुन खाने के बाद वह थक कर वहीं जमीन पर सो जाती है। तूफान थमने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे दूर से एक रोशनी दिखाई देती है। वह उस रोशनी का पीछा करते हुए एक अलाव के पास पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। जब वह उससे खाना मांगती है तो वह आदमी उसे अपने पास बिठा लेता है। बातों ही बातों में वेनराइट को पता चलता है कि ये गरीबों का मसीहा और मशहूर डाकू रॉबिन हुड है, जो अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटता है। लेकिन असली खौफ का मंजर तो यहाँ से शुरू होता है। रॉबिन उसे एक भयानक सच बताता है कि उसके बारे में सुनाई जाने वाली सारी कहानियां बिल्कुल झूठ हैं। वह कोई मसीहा नहीं बल्कि एक बेरहम कातिल है जो सिर्फ अपने मजे के लिए खून बहाता है और लूटपाट करता है। यह चेतावनी देकर रॉबिन वहां से चला जाता है। वेनराइट कुछ खाना खाती है, प्रार्थना करती है और रॉबिन की तलाश में निकल पड़ती है। असल में वेनराइट को यह सब पहले से पता था और वह रॉबिन से अपने परिवार की मौत का बदला लेने आई थी। वह उसे दूसरे अलाव के पास सोता हुआ पाती है और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन रॉबिन पहले से जाग रहा होता है। वह उसकी गलतियों का मजाक उड़ाते हुए पलक झपकते ही उसकी गर्दन काट देता है। वेनराइट को खून से लथपथ देखकर उसे एहसास होता है कि वह अपने रिश्तेदारों की मौत का बदला लेने आई थी। अगली सुबह रॉबिन वेनराइट की लाश को उन तमाम लोगों की कब्रों के पास दफना देता है जो आज तक उसे मारने आए थे और नाकाम रहे। इसी बीच जब रॉबिन नदी में नहा रहा होता है तब उसका पुराना साथी लिटिल जॉन उसके पास आता है। जॉन उसे बताता है कि उनके गिरोह के बाकी सभी सदस्य मारे जा चुके हैं और अब उसे रॉबिन की मदद चाहिए। जॉन खुलासा करता है कि 10 साल पहले उसने एक किसान का कत्ल करके उसकी पहचान चुरा ली थी। तब से वह उसकी पत्नी मार्गरेट और एक छोटी बेटी के साथ खेत पर रह रहा था। लेकिन हाल ही में उस असली किसान के परिवार वालों को सच पता चल गया। उन्होंने जॉन से उसका खेत और परिवार छीन लिया और उसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन जॉन भागने में सफल रहा। अब वह सब कुछ वापस पाने के लिए रॉबिन की मदद मांगता है। शुरुआत में रॉबिन मना कर देता है क्योंकि वह लड़ते लड़ते थक चुका है। लेकिन जब जॉन बताता है कि दुश्मन बहुत ताकतवर हैं और यह एक खूनी जंग होगी तो रॉबिन के अंदर का कातिल जाग उठता है। यह सोचकर कि शायद यही वह लक्ष्य है जिसकी उसे तलाश थी, वह मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब देखते हैं उनके सफर को। अगले कई दिनों तक रॉबिन और जॉन एक साथ पैदल यात्रा करते हैं। जब वे एक पुल पर पहुंचते हैं तो जॉन अपना खाना छीनने के लिए एक आदमी को बेरहमी से मार देता है। खाना खाते वक्त जॉन अपने एक पुराने साहसिक कारनामे का जिक्र करता है, लेकिन रॉबिन कहता है कि वह सब बस कहानियों में से एक है और असल में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद जॉन अपनी पत्नी मार्गरेट के बारे में बताता है, जिसकी दयालुता ने उसे एक राक्षस से भी बेहतर इंसान बनने में मदद की। उसने ही उसे प्रार्थना करना और पेंटिंग करना भी सिखाया था। जॉन सोचता है कि मार्गरेट को बचाने के बाद वे पहाड़ों से आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन रॉबिन की इस लड़ाई में जीवित रहने की कोई योजना नहीं है। खेत पर पहुंचने के बाद खूनी खेल शुरू होता है। दोनों मिलकर एक खौफनाक योजना बनाते हैं। दुश्मनों के कुत्तों और पहरेदारों से बचने के लिए वे सबसे पहले अपने कपड़े उतारते हैं और अपने शरीर की गंध मिटाने के लिए त्वचा पर मिट्टी मल लेते हैं। फिर वे उस इलाके में घना कोहरा छा जाने तक प्रतीक्षा करते हैं। रॉबिन एक झोपड़ी में घुसने से पहले एक रक्षक कुत्ते की आंख में तीर मारकर उसे मार देता है। अंदर घुसकर वह मिलने वाले हर इंसान को खामोशी से मौत के घाट उतार देता है। एक घायल व्यक्ति भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबिन उसका पीछा करके उसे चाकू घोंप देता है। इसके बाद दोनों मुख्य घर में जाते हैं और दरवाजे पर मौजूद पहरेदार को मार देते हैं। जब वे अंदर घुसते हैं तो एक आदमी जॉन की पत्नी मार्गरेट को ढाल बना लेता है और एक लड़के को बैकअप बुलाने के लिए भेज देता है। मार्गरेट आखिरी सांसों में जॉन से अपनी छोटी बेटी का ख्याल रखने को कहती है, इससे पहले कि वह आदमी उस पर कई बार चाकू से वार कर दे। अपनी पत्नी को मरता देख जॉन पर खून सवार हो जाता है। वह गुस्से और दुख में चिल्लाते हुए उस कातिल पर झपटता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है। इस बीच रॉबिन भागते हुए लड़के को देखता है और उसके अपने रिश्तेदारों तक पहुंचने से पहले ही उसके सिर में तीर मार देता है। लड़के का शव लुढ़क कर नदी में जा गिरता है। क्रोधित जॉन मार्गरेट के हत्यारे को तब तक पीटता रहता है जब तक कि उसका जबड़ा पूरी तरह फट नहीं जाता, भले ही वह आदमी पहले ही मर चुका था। इसके बाद वह मार्गरेट के पास जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसकी छोटी बेटी मार्गरेट उसे देख रही है। जॉन अपनी बच्ची का हाथ पकड़ता है और वे दोनों एक साथ प्रार्थना करते हैं। इसके बाद जॉन मार्गरेट के शरीर को साफ करता है और उसे दफनाने के लिए तैयार करता है। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उसी रात अजीब सी आवाजों से रॉबिन की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि मूल किसान के परिवार ने मुख्य घर में आग लगा दी है। वह एक आदमी को मारने के लिए अपना धनुष उठाता है, लेकिन दूसरा आदमी उसे उसी झोपड़ी में बंद करने के लिए दरवाजा बंद कर देता है जिसमें आग लगी हुई है। रॉबिन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसलिए वह दरवाजे के पार से उस आदमी के हाथ पर लकड़ी से वार कर देता है। तभी रॉबिन धुएं के कारण खांसते हुए बाहर आता है और उस आदमी का हाथ अपनी ब्लेड पर खींचने में कामयाब हो जाता है।
जब रॉबिन कीचड़ में रेंगकर दूर जाने की कोशिश करता है तो वह आदमी उसका चेहरा कीचड़ में धकेल देता है। अपने बचाव में रॉबिन उसके कटे हुए हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचकर दर्द से कराहने पर मजबूर कर देता है। फिर रॉबिन उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी ने उस पर कई बार चाकू से वार कर दिया। रॉबिन उसी का चाकू चुराकर उस पर पलटवार करता है और उसके मुंह में जलती हुई टॉर्च डालकर उसे मार डालता है। उसी समय जॉन छोटी मार्गरेट के साथ मुख्य घर से बाहर आता है। लड़की को सुरक्षित छोड़कर वह रॉबिन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपनी पत्नी के शव को लाने वापस अंदर चला जाता है। अचानक कबीले का बड़ा पिता वहां आ धमकता है और यह घोषणा करता है कि उसे अपने खोए हुए रिश्तेदारों की क्षतिपूर्ति के रूप में जॉन और नन्ही मार्गरेट का जीवन चाहिए। रॉबिन तुरंत उसका सामना करता है और एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों आदमी बिना किसी दया के एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं और ऐसा लगता है कि बड़े पिता का पलड़ा भारी है। रॉबिन उस आदमी का चाकू चुराकर उसके सिर में छुरा घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा पिता उसे रोक देता है और रॉबिन की बांह पर वार कर देता है। तभी बड़ा पिता रॉबिन को नीचे गिरा देता है और अपनी गदा से उसका पैर बुरी तरह तोड़ देता है। वह उसकी पीठ पर भी वार करता है। इससे पहले कि वह रॉबिन का सिर फोड़ पाता, जॉन उसके पीछे आता है और पहले उसे मार डालता है। अगले दिन जॉन और छोटी मार्गरेट घायल रॉबिन को एक गाड़ी पर ले जाते हैं। रॉबिन ज्यादातर समय बेहोश रहता है, लेकिन उसे अपने घावों को जलते हुए लोहे से बंद करने का भयानक दर्द याद रहता है। यह समूह एक द्वीप तक पहुंचने के लिए एक नाव लेता है और जॉन रॉबिन को एक मठ में छोड़ देता है। जॉन वहां नहीं रुक सकता क्योंकि किसान का बाकी परिवार शायद उसके पीछे आएगा, इसलिए जॉन और मार्गरेट वहां से चले जाते हैं, जबकि रॉबिन एक अजीब आकृति को देखकर बेहोश हो जाता है। जब रॉबिन जागता है तो वह एक आरामदायक बिस्तर पर होता है। सिस्टर ब्रिजेट उसकी जांच करने आती है और बताती है कि वह 6 दिनों से बेहोश था। वह यह भी बताती है कि जॉन ने उसके घावों को सही ढंग से सील कर दिया है, लेकिन उसकी टूटी हुई हड्डियों को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। जब ब्रिजेट उसका नाम पूछती है तो रॉबिन उसे एक नकली नाम बता देता है। जब ब्रिजेट उसकी पट्टियां बदलती है तो वह खुलासा करती है कि पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित रॉबिन लगातार मौत की भीख मांग रहा था। ब्रिजेट उसकी इच्छा का सम्मान न करने के लिए माफी मांगती है। उसी रात रॉबिन के कमरे में वही अजीब आकृति फिर से दिखाई देती है। इस आदमी का चेहरा सहित पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ है। वह रॉबिन को चेतावनी देता है कि बेहतर होगा कि वह इस मठ को किसी भी खतरे में न डाले। कुछ दिनों के बाद रॉबिन अंततः फिर से चल सकता है और वह ब्रिजेट की सावधानी पूर्वक निगरानी में अपने कमरे के आसपास अभ्यास करता है। जब वह दरवाजा खोलने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाता है तो ब्रिजेट उसे बाहर जाने देती है। रॉबिन इलाके में चारों ओर देखता है और उसे एक दयालु समुदाय मिलता है जो सद्भाव से रहता है। ब्रिजेट रॉबिन से कहती है कि अगर वह यहां रहना चाहता है तो उसे काम में मदद करनी होगी। इसीलिए रॉबिन कुछ जानवरों का शिकार करने का वादा करता है। बाद में रॉबिन किनारे पर जाता है और एक नाव ढूंढता है, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं है कि उसे पानी में धकेल सके। तभी वह रहस्यमय आदमी उसे देखता है और भागने की कोशिश करने के लिए टोकता है। दिन के उजाले में रॉबिन को एहसास होता है कि यह आदमी एक कोढ़ी है। ईश्वर के बारे में कुछ दर्शन साझा करने और ठीक होने के बारे में बात करने के बाद कोढ़ी बताता है कि वह नाव का प्रभारी है। वह इसका उपयोग उन लोगों को ले जाने के लिए करता है जो नाव चलाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। हालांकि वह रॉबिन को यह कहते हुए ले जाने से इनकार कर देता है कि उसे पहले मठ का कर्ज चुकाना होगा। दोपहर में रॉबिन तीर और धनुष का एक गुच्छा बनाता है। फिर वह जंगल में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह धनुष का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि उसका शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तभी एक बच्चा उसे बताने आता है कि कोढ़ी किसी नए इंसान को लाया है। रॉबिन किनारे की ओर भागता है और छोटी मार्गरेट को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। बच्ची तुरंत उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है और सूचित करती है कि जॉन मर गया है। अगले दिन जंगल में रॉबिन एक जाल का उपयोग करके एक खरगोश को पकड़ लेता है। उसने देखा कि मार्गरेट एक पेड़ के पीछे से उसे देख रही है, इसलिए उसने खरगोश को मारने के लिए उसकी गर्दन पर अपना पैर रख दिया। ये देखकर मार्गरेट वहां से भाग जाती है। जब रॉबिन मठ में लौटता है तो वह कोढ़ी से उसके अतीत और मार्गरेट के साथ यात्रा के बारे में पूछता है, लेकिन उत्तर देने के बजाय कोढ़ी उसे उन फलों के बारे में सिखाने लगता है जो वे उगा रहे हैं। बाद में ब्रिजेट रॉबिन की पट्टियां बदलती है और बताती है कि सदमे के कारण मार्गरेट न तो सोएगी, न खाएगी और न ही बोलेगी। रॉबिन ब्रिजेट को बच्चे का नाम बताता है और कहता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं, लेकिन वह कोई और विवरण नहीं देता। ब्रिजेट तुरंत समझ जाती है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वह मार्गरेट के माता पिता के लिए प्रार्थना करने की पेशकश करती है। रॉबिन उसे जॉन का नकली नाम देता है और ब्रिजेट उसकी याद में एक सुंदर प्रार्थना करती है। एक दोपहर रॉबिन को कुछ चीखें सुनाई देती हैं। वह देखता है कि एक बच्चे का खून बह रहा है और मार्गरेट हाथ में चाकू लेकर भाग रही है। ब्रिजेट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्गरेट भागने में काफी तेज है। अब पूरे समुदाय को उसकी तलाश में जाना पड़ता है। समुद्र तट पर रॉबिन को कुछ पैरों के निशान मिलते हैं
और वह उनका पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच जाता है। वहां मार्गरेट हाथ में चाकू लेकर सो रही होती है। जब रॉबिन उसे जगाता है तो वह उस पर ब्लेड तान देती है, लेकिन रॉबिन आसानी से उससे ब्लेड छीन लेता है। वह उससे पूछता है कि उसे किसने चोट पहुंचाई, लेकिन मार्गरेट कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वह पूछता है कि क्या उसका पीछा किया गया था, और मार्गरेट अपना सिर हिलाती है। वह तब तक नहीं बोलती जब तक रॉबिन उसे अपना नाम नहीं बताता। इसके बाद मार्गरेट भी रॉबिन द्वारा बताया गया नकली नाम दोहराती है। हालांकि कहानी में तनाव तब बढ़ जाता है जब मार्गरेट पूछती है कि लिटिल जॉन कौन है। ये सुनते ही रॉबिन बहुत क्रोधित हो जाता है। वह बच्ची को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने कभी भी वह नाम फिर से कहा तो एक बिल्ली उसकी जीभ काट लेगी। रॉबिन मार्गरेट को मठ में वापस ले जाता है और ब्रिजेट उसका आभार व्यक्त करती है। वह मठ की स्थापना के पीछे की कहानी साझा करती है और स्वीकार करती है कि वह इसकी शक्ति में विश्वास करती है। लेकिन रॉबिन का मानना है कि कहानियों को शक्ति देना खतरनाक है, क्योंकि यह लोगों से भयानक काम करवाता है। इसके बाद वे मार्गरेट की जांच करते हैं और अंततः उसे खाना खाने के लिए मना लेते हैं। कुछ सुबहों के बाद रॉबिन उस कोढ़ी की मदद कर रहा होता है जिसने खुलासा किया कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसी क्षण रॉबिन मुख्य भूमि पर धुआं उठता देखता है, जिससे कोढ़ी किसी अन्य व्यक्ति को लेने के लिए निकल पड़ता है। दोपहर में रॉबिन मार्गरेट को सिखाता है कि खरगोश को कैसे साफ किया जाए, लेकिन कोढ़ी के लौटने से उसका ध्यान भटक जाता है। जिस व्यक्ति को कोढ़ी लाया है वह आर्थर है, जिसने अपनी एक आंख खो दी है। जब ब्रिजेट उसकी देखभाल करती है तो रॉबिन अपना परिचय अपने नकली नाम से देता है। आर्थर उसे नहीं पहचानता है और बताता है कि उस पर तब हमला किया गया था जब वह अपनी भतीजी की तलाश कर रहा था। यह बात रॉबिन को बेहद संदिग्ध लगती है। बाद में रॉबिन मार्गरेट को जंगल में धनुष का उपयोग करना सिखाता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह आर्थर को जानती है, या क्या वह उन लोगों को जानती है जिन्होंने उसके पिता को चोट पहुंचाई है। मार्गरेट बताती है कि उसके पापा ने उसे भगा दिया था। वह अपने पिता का असली नाम पूछती है, लेकिन रॉबिन यह बताने से इनकार कर देता है और उसके द्वारा बनाए गए धनुष को ठीक करने का तरीका बताकर उसका ध्यान भटका देता है। मार्गरेट उससे एक नया धनुष बनवाना चाहती है, इसलिए रॉबिन सहमत हो जाता है। एक रात रॉबिन ब्रिजेट को मठ से बाहर निकलते देखता है और उसका पीछा करने का फैसला करता है। वह एक गुफा में प्रवेश करती है जहां वह अपने हाथ के काम में व्यस्त होने से पहले कुछ धूप जलाती है। रॉबिन यह सब छाया से छुपकर देखता है। जब ब्रिजेट मुड़ती है तो वह वहां से जा चुका होता है। इस बीच आर्थर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और लकड़ी काटकर मदद करना शुरू कर देता है। रॉबिन नए धनुष के लिए चीजें तैयार करता है और मार्गरेट अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए दौड़ने से पहले कृतज्ञतापूर्वक उसे गले लगाती है। जब रॉबिन ने आर्थर को मार्गरेट को घूरते हुए देखा तो उसने उसे अपने साथ शिकार पर आने के लिए कहा। जंगल में रॉबिन आर्थर से उसके परिवार के बारे में कई सवाल पूछता है ताकि वह उसकी पहचान की पुष्टि कर सके। आर्थर उसे अपना घाव देखने देता है और कहता है कि यह डाकुओं ने किया है। इस पर रॉबिन ताना मारता है कि वह भाग्यशाली है कि उन्होंने उसका पूरा सिर नहीं काटा। उनकी बातचीत में एक बच्चा आकर बाधा डालता है और कहता है कि ब्रिजेट को उनकी जरूरत है। मठ में ब्रिजेट रॉबिन को उस कोढ़ी के पास अकेला छोड़ देती है जो अपनी मृत्यु शैया पर है। यहाँ कोढ़ी रॉबिन के सामने एक ऐसा राज खोलता है जो सबको हैरान कर देता है। कोढ़ी को आश्चर्य होता है कि क्या उसने रॉबिन हुड और गाय ऑफ गिस्बोर्न की कहानी सुनी है। वह स्वीकार करता है कि वह रॉबिन की असली पहचान जानता है। रॉबिन कहता है कि यह बस एक और कहानी है और गिस्बोर्न का कोई लड़का कभी नहीं था। हालांकि कोढ़ी खुलासा करता है कि वही वह लड़का है। यह साबित करने के लिए वह दिखाता है कि रॉबिन का कटा हुआ कान उसके पास से गायब है। कोढ़ी रॉबिन से उसके जाने के बाद मठ की रक्षा करने का वादा लेता है और बदले में वह भी वादा करता है कि वह ब्रिजेट को कभी नहीं बताएगा कि रॉबिन वास्तव में कौन है। उस दोपहर पूरा समुदाय कोढ़ी के लिए अंतिम संस्कार आयोजित करता है। अपने अतीत के किसी भी व्यक्ति को इस शांतिपूर्ण जगह को बर्बाद नहीं करने देने का दृढ़ संकल्प करते हुए रॉबिन मुख्य भूमि की ओर रवाना होने से पहले ब्रिजेट को अलविदा कहता है। वह आर्थर को इस बहाने समुद्र तट पर ले जाता है कि उनके पास लेने के लिए कोई है। समुद्र तट पर आर्थर देखता है कि आसपास कोई नहीं है। तब रॉबिन साफ शब्दों में बताता है कि आर्थर अपने नाम के बारे में झूठ बोल रहा है। में आखिरकार वह लड़का स्वीकार करता है कि उसका असली नाम गॉडविन है। रॉबिन बताता है कि उसने अतीत में कई लोगों को मार डाला है, लेकिन हिंसा कभी नहीं रुकती क्योंकि उसके पीड़ितों के रिश्तेदार उसके पीछे आते रहते हैं और उसे उन्हें भी मारना पड़ता है। प्रतिशोध का यह चक्र एक अभिशाप के अलावा और कुछ नहीं है। गॉडविन की हालत खराब हो जाती है। वह स्वीकार करता है कि वह मार्गरेट को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसे अपने कबीले के लिए ऐसा करना होगा। रॉबिन उससे कहता है कि उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और उनके लिए जान देने के बजाय अपने जीवन की सराहना करनी चाहिए। रॉबिन चेतावनी देता है कि गॉडविन भाग जाए, वरना वह पहले उसकी हत्या कर देगा। गॉडविन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जब रॉबिन मठ में लौटता है तो वह खुद को राक्षस बताते हुए ब्रिजेट को अपना असली नाम बताने का फैसला करता है। इस रहस्य उद्घाटन से निराश ब्रिजेट बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और रॉबिन की माफी नहीं सुनती। निराशा में पड़
पड़ने से बचने के लिए रॉबिन जंगल में भाग जाता है और जंगली सुअर को मारकर खुद को व्यस्त रखता है। वह बाकी दिन इसे साफ करने में बिताता है। उस रात रॉबिन ब्रिजेट से कहता है कि अगर वह चाहती है तो वह चला जाएगा। ब्रिजेट केवल उसका इलाज जारी रखने के लिए उसे बिस्तर पर लेटाती है। उसकी बांह से लगातार खून बह रहा है और ब्रिजेट घाव को नहीं ढकती है। रॉबिन को आश्चर्य होता है कि क्या वह अंततः उसे मार रही है। कुछ झिझक के बाद ब्रिजेट उसकी बांह पर पट्टी बांधती है और चली जाती है। बाद में ब्रिजेट सभी के चेहरों पर रंग लगाती है ताकि वे आग के चारों ओर अपने भोजन का जश्न मना सकें। हालांकि वह कमरे में लौट आती है और एक खौफनाक सच बताती है। रॉबिन ने ही सालों पहले उसके परिवार को मार डाला था। उसके घर में आग लगा दी गई थी और उसके पति ने खुद को उसके बच्चों से लपेट लिया था, लेकिन अंत में वे सभी उसी आग में जलकर मर गए। ग्लानि और अपराध बोध में डूबकर रॉबिन एक शब्द भी नहीं कहता। फिर ब्रिजेट अकेले में आराम करने के लिए गुफा में लौट आती है। इस बीच मार्गरेट रॉबिन को जांचने की कोशिश करती है, जो न तो उससे बात करेगा और न ही उसके लिए दरवाजा खोलेगा। सो जाने के बाद रॉबिन सपने देखता है कि जॉन उसके साथ कमरे में है। जॉन वादा करता है कि वह अपनी पत्नी के बारे में कहानियां साझा करने से पहले रॉबिन और मार्गरेट को मठ से बचाएगा। लेकिन यह सपना तब खत्म होता है जब एक तीर जॉन के सिर से होकर गुजरता है और रॉबिन खुद को उसे चलाते हुए देखता है। अगली सुबह रॉबिन ब्रिजेट को खोजता है और उसे बताता है कि वह अपने अंत को पूरा करने के लिए तैयार है। ब्रिजेट बताती है कि लोगों की मदद करने का श्रेय उसके अपराधों को नहीं धो सकता, जो सही नहीं लगता। उसने पहले कभी किसी की हत्या नहीं की है और उसका काम केवल लोगों की मदद करना है। इसलिए रॉबिन उसे आश्वासन देता है कि उसकी मृत्यु ब्रिजेट की मदद करने के बराबर होगी। वे कमरे में लौटते हैं और ब्रिजेट उपचार शुरू करती है, लेकिन इस बार वह जानबूझकर रक्तस्राव नहीं रोकती है। उसी समय रॉबिन छोटी मार्गरेट को दरवाजे पर देखता है। वह उसे जॉन का असली नाम बताता है और दशकों पहले एक पुल पर उनकी मुलाकात की कहानी साझा करता है। जब ब्रिजेट दोबारा विचार करते हुए अपनी बांह को ढकने की कोशिश करती है तो रॉबिन उसे रोक देता है। फिर वह मार्गरेट से वादा करता है कि वह कभी किसी को नहीं बताएगी कि उसके असली पिता कौन थे, अन्यथा बदला लेने वाले उसके लिए भी आएंगे। जब मार्गरेट करीब आती है तो रॉबिन उसे वह बिल्कुल नया धनुष देता है और उसे इसका उपयोग करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करता है। जैसे ही मार्गरेट अपने धनुष से पहला तीर चलाती है, रॉबिन हमेशा के लिए अपनी आखिरी सांस लेता है।